क्या रिटर्न्स दिए थे आपके फंड ने जब आप वहाँ पे? So returns have been exceptional. The small and mid-cap funds there have given in excess of 20% CAGR over long periods, मतलब almost 20 साल. और वैल्यू क्वेस्ट में आप टोटल कितना पैसा मैनेज करते थे सब लोगों का? So जब मैं ज्वाइन किया था वैल्यू क्वेस्ट तो करीब 800,000 करोड़ का यूएम था. अभी 2 महीने पहले ट्रांजिशन किया हूँ. It was 26,000 crores. वाओ। आज के पॉडकास्ट में वरुण गोयनका है, जिन्हें इक्विटी इन्वेस्टिंग में 24 से अधिक साल का अनुभव है। इस एपिसोड में वो बताते हैं कि इंडस्ट्रीज स्टडी कैसे करते हैं, लॉन्ग साइकिल विनर्स आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और वैल्यूएशन लेवल से परे कैसे सोचते हैं। मछली अपने पॉन्ड में बढ़ रही है. ये छोटी मछली है, ये बड़ी बनेगी. कंपनी बड़ी हो रही है अपने पॉन्ड में. लेकिन अगर पॉन्ड बड़ा नहीं होगा तो क्या होगा? मछली विल सैचुरेट. अगर पॉन्ड में मल्टीपल फिशेस रहेंगी तो कंपटीशन बढ़ जाएगा. हमारा कोशिश क्या रहती है कि एक तो पॉन्ड बड़ा होता, दूसरी मछली बड़ी हो और कम मछलियां. मेरे को 2 एग्जांपल्स दो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से. एक ऐसे लार्ज कैप का जो आपको लगता है कि हाँ ये लार्ज कैप है बट फिर भी बहुत ज्यादा ग्रो हो सकता है. सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है So आपने बताया 2001 से आप फुल टाइम स्टॉक मार्केट्स में हो, तो इट्स बीन 24 years that you are into stock markets, so you're the best person to talk about how can one person make money in stock markets. तो आप पहले निपॉन में थे एंड देन आप वैल्यू क्वेस्ट में थे, राइट? तो आप ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में टोटल कितना पैसा मैनेज कर रहे थे एंड वो फंड्स ने क्या रिटर्न्स दिए थे लोगों को? यस. सो मैं ज्वाइन किया निपॉन 2010 में एंड आई लैंडेड मुंबई. 2011 में निपॉन ज्वाइन किया, रिलायंस म्यूचुअल फंड, एंड आई लैंडेड 2010 मुंबई विद द ड्रीम कि मुझे रिलायंस म्यूचुअल फंड में ही काम करना है. एंड मैं मधु केला एंड सुनील सिंघानिया को ईमेल करता रहता था एंड दैट्स हाउ 1 साल बाद उन्होंने मुझे बुलाया एंड मैं रिलायंस म्यूचुअल फंड में. मुझे क्या लगता था कि रिलायंस उस समय इन्वेस्टिंग और अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टिंग का गढ़ था. मिड कैप स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग जो आज के दिन एक नॉर्म हो गया है, उस समय वो साइंस, वो एरिया इन्वेंट भी नहीं हुआ था. तो 2000 आई थिंक 10 या 11 में रिलायंस स्मॉल कैप फंड लॉन्च हुआ था. पहले साल में 3,000 करोड़ रेज हुआ था और मैं तो एक रिसर्च एनालिस्ट था, बट काफी स्मॉल टीम थी. छोटी टीम में क्या है, आपको सीखने को ज्यादा मिलता है, इंटरेक्शन विद CIOs, सीनियर फंड मैनेजर्स, मैनेजमेंट्स, एक अलग ही एक्सपोजर मिलता है. एंड रिलायंस म्यूचुअल फंड वाज टॉप ऑफ द इंडस्ट्री. इट वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग. सो पहले ही साल में 3,000 करोड़ रेस किया एंड मार्केट क्रैश में 30% गिर गया. राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 15 years बैक. बट सिंस देन नाउ वो स्मॉल कैप फंड जो 3,000 करोड़ का था आज 70,000 करोड़ हो गया है. एंड विथ ऑल ह्यूमिलिटी, अगेन समीर भाई जो मैनेज करते हैं वो फंड, उन्होंने himself in writing मुझे दिया during my exit Reliance Mutual Fund. The kind of contribution I made to the fund was again learning for me and humbling for me. क्या रिटर्न्स दिए थे आपके फंड ने जब आप वहाँ पे थे? So fund समीर भाई and उसके पहले सुनील सिंघानिया used to manage. I was assisting them. I became co-fund manager of some of the ancillary funds. Returns have been exceptional. The small and mid-cap funds there have given in excess of 20% CAGR over long periods, मतलब 10 साल, 15 साल and almost 20 साल. हम लोग लास्ट 5 साल के रिटर्न से एनामर हो जाते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट जहां पर लास्ट 10 साल में हर कुछ अनइमेजिनेबल हुआ है. स्टार्टिंग गवर्नमेंट चेंज 2014, GST, डिमोनेटाइजेशन, 2 कोविड वेव्स, 2 वर्ल्ड वॉर्स, इंटरेस्ट रेट्स ऑफ US गोइंग फ्रॉम 0 to 5%. आप कुछ भी इमेजिन कर लो, वो लास्ट 10 साल में chaos हुआ है. एंड येट द फंड्स हैव डिलीवर्ड व्हाट दे हैव, इंक्लूडिंग माय लास्ट फर्म वैल्यू क्वेस्ट. उनके भी रिटर्न्स अगर आप देखो तो 10 साल के 19-20% कैगर है, versus जो हेडलाइन इंडिसेस है मच लोअर. एंड सम ऑफ द न्यूअर फंड्स हैव डन even better over last 3 to 5 years. और वैल्यू क्वेस्ट में आप टोटल कितना पैसा मैनेज करते थे सब लोगों का? So, जब मैं ज्वाइन किया था वैल्यू क्वेस्ट तो करीब 800,000 करोड़ का यूएम था. मैं जब अभी 2 महीने पहले ट्रांजिशन किया हूं, इट वाज 26,000 करोड़. वाओ, 3-4 साल में? यस, 4 साल में. सो इसमें अभी आपका फ्रेमवर्क समझते हैं थोड़ा. मैं आपके बारे में पढ़ रहा था कि
लार्ज कैप, मिड कैप तो ठीक है, ये सब सेगमेंट्स होते हैं, बट आप चेज करते हो स्टॉक्स जो होते हैं फास्टर कैप, एंड ये एकदम नया टर्मिनोलॉजी था मेरे लिए भी कि ओके जो फास्ट एकदम ग्रोथ भी होना चाहिए, प्लस वो स्टॉक्स में लाइक आप इन्वेस्ट करते हो यूजिंग योर फ्रेमवर्क, स्केल फ्रेमवर्क जो आप पॉपुलरली यूज करते हो। तो विद सम एग्जांपल्स आप बता सकते हो कि आपने जैसे 3-4 स्टॉक्स में जो भी इन्वेस्ट किया था, क्या एग्जैक्टली देखा था वो कंपनीज में, एंड देन आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आप धंधे को कैसे इवैल्यूएट करते हो, यूनिट इकोनॉमिक्स कैसे स्टडी करते हो। सो एक तो मैं मोटा हिसाब बताता हूं कि इंडिया में करीब 800 850 कंपनीज है जो कि 100 करोड़ के प्रॉफिट के ऊपर है। लिस्टेड तो 5000 होंगी, तो इमेजिन देयर आर 4200 कंपनीज बिलो 100 करोड़ ऑफ प्रॉफिट। सो गिवन द अमाउंट ऑफ टाइम हम लोग ने स्पेंड किया मार्केट्स में, हमको भी रियलाइज हो गया है कि क्या कोहॉर्ट ऑफ सेगमेंट ऑफ द मार्केट को हमको फोकस करना है और कहां नहीं फोकस करना है। तो माइक्रो कैप्स, नैनो कैप्स या वेरी स्मॉल कंपनीज हमारा फोकस नहीं है। आर फोकस इज 80-100 करोड़ का प्रॉफिट कहां 500-1000 करोड़ हो सकता है। दैट्स द फर्स्ट। बाकी क्वालिटेटिव एरियाज हो गए जो कि अपने डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं कुछ डेटा दिखाना चाहता हूं उसके पहले, विच गिव्स यू कि इसका बैकड्रॉप क्या है। श्योर। तो अगर आप ये वाला स्लाइड देखो, विच इज, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं कि ये फास्टर कैप कहां से आया। तो अगर आप देखो 3 वेरिएबल है, मार्केट कैप, कैश फ्लो और नॉमिनल जीडीपी। तो पहले तो अपने वर्टिकली देखते हैं। 2005 में टोटल मार्केट कैप इंडिया का 25 लाख करोड़ था, आज 400 लाख करोड़, राइट। नॉमिनल जीडीपी 28 लाख करोड़ का 330 लाख करोड़, राइट। तो एक तो देयर इज अ नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ वर्टिकली, बट आप इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन देख रहे हो, वो दैट्स ऑन द राइट। 10 ईयर चेंज, जीडीपी 4 गुना, कैश फ्लो, मार्केट कैप, कैश फ्लो 3 गुना, और इसीलिए मार्केट कैप इज एन आउटकम ऑफ योर बॉटम लाइन नंबर्स। दे कैन बी बीच बीच में पीरियड्स हो सकते हैं जहां पर ये डिस्कनेक्शन हो सकता है कि अर्निंग्स और मार्केट कैप डाइवर्जेंट है, बट इवेंचुअली दे कन्वर्ज। ये कैश फ्लो एग्जैक्टली क्या, ये नंबर सो मैंने पैट प्लस प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन पकड़ा एक बार, बिकॉज ऑपरेटिंग कैश फ्लो में काफी इनकंसिस्टेंसीज, काफी अकाउंटिंग डिस्टॉर्शंस रहते हैं। दूसरा, कैश फ्लो कैप्चर्स फाइनेंशियल्स, नॉन फाइनेंशियल्स अक्रॉस बिजनेस मॉडल्स, इंडस्ट्रीज में एक प्रॉक्सी है विच इज वेरी रिलायबल, राइट। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, सो पैट प्लस डेप्रिसिएशन इज नॉट अ बैड टर्म। ओके। सो अगर आप देखो, देयर इज अ पैटर्न हियर, राइट। ये 4 गुना, ये 3 गुना, ये 3.5 गुना। सो दिस इज 2005 से 2015। नाउ कम टू 2015 से 2025, ये 3 गुना, ये 3.5 गुना, ये 4.5 गुना। ऑब्वियसली यहां पर कोविड का बेस इफेक्ट है, देयर इज अ लिक्विडिटी सर्ज जिसके कारण वैल्यूएशन मल्टीपल्स बढ़ गए, इसलिए देयर इज अ डिस्कनेक्ट हियर। बट ब्रॉडली अगर आप देखो तो ये पैटर्न है। ये पैटर्न को एक बार याद रखते हैं कि ये पैटर्न नेक्स्ट 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, 50 साल में रेप्लिकेट होगा, राइट। एनी डिसएग्रीमेंट? मैं आपको एक और क्यू देता हूं कि सपोज आज के दिन $4 ट्रिलियन का मार्केट कैप है, $4 ट्रिलियन का मार्केट कैप है एंड $4.5 ट्रिलियन का या $4 ट्रिलियन का जीडीपी है। इट्स मोर और लेस 100% मार्केट कैप टू जीडीपी। इज देयर एनी डिबेट, या कोई भी दुनिया में यह डिबेट करेगा कि इंडिया विल बिकम $10 ट्रिलियन का जीडीपी? कोई बोलेगा 7 साल में होगा, कोई बोलेगा 12 साल में होगा, बट देयर इज नो डिबेट ऑन वेदर इट विल हैपन। तो जैसे ही जीडीपी 10 ट्रिलियन होगा तो मार्केट कैप भी 10 ट्रिलियन होगा। सो दैट आई वुड से बेसलाइन is very important to remember for investors when they lose sight of the bigger picture, right? बाकी अपने और डिटेल। नाउ अपने थोड़ा सा और एक्सपैंड करते हैं कि एक तो अपने टॉप व्यू ले लिया, कंपनीज, जीडीपी, उसका कोरिलेशन, बट व्हाट हैपेंस एट डिफरेंट, अलग अलग साइजेस की कंपनी। तो ये थोड़ा बिजी स्लाइड है, मैं आपको 1-2 कॉलम ही दिखाऊंगा। ये 2005 है, ये 2025 है। 2005 में खाली एक कंपनी थी जिसका मार्केट कैप 80,000 करोड़ प्लस था,
अब कितनी हो गई है? 115। खाली 6 कंपनीज थी जो 40,000 करोड़ से 80,000 करोड़ के मार्केट कैप पे थी। अब कितनी हो गई? ऑलमोस्ट 80। और ये बढ़ता ही जाएगा। 10,000 करोड़ से 40,000 करोड़, 25 कंपनी का 250 कंपनी प्लस हो गया। तो यहां पर क्या रिलेशन है? 3 से 5 गुना एवरी 10 साल में। तो अभी ये क्या होगा? 115 कंपनीज का 10 साल बाद लेट्स से 3 गुना, तो 80,000 करोड़ प्लस, विच इज ऑलमोस्ट $10 बिलियन। तो आप ये बोल सकते हो 10 साल बाद देयर विल बी 350-400 कंपनीज अबव $10 बिलियन। दैट इज द काइंड ऑफ साइज, स्केल, डेप्थ दैट इंडियन मार्केट्स विल ऑफर। और ये मैं 20 साल से बोल रहा हूं। पूरी दुनिया में 3 ही कंट्रीज हैं, वैसे 200 कंट्रीज है ना, इन्वेस्टर्स के लिए 3 ही कंट्रीज हैं, यूएस, चाइना एंड इंडिया। And what is common amongst these 3? The size, the scale, the depth and breadth of industries, companies, the whole ecosystem. बट चाइना में मार्केट्स ने तो रिटर्न्स ही नहीं दिए, तो व्हाई डू यू स्टिल से चाइना इज द प्लेस फॉर इन्वेस्टर्स? So aggregate, no. So what we're talking was first top view, and we can obviously do. So हर मार्केट का अच्छा समय आएगा, खराब समय आएगा। 2012 तक प्रीवियस 10 years यूएस मार्केट का रिटर्न बहुत खराब था। टुडे वी टॉक अबाउट यूएस बिकॉज लास्ट 10 साल का रिटर्न अच्छा है। दिस इज अ साइकिल दैट प्लेज आउट एवरी 30 years. देयर इज नथिंग डिफरेंट, राइट? चाइना का 2012 तक बहुत अच्छा रिटर्न था, लास्ट 10-12 साल खराब रहा है। वाई? एक, डाइल्यूशंस बहुत हुए हैं चाइना। Because of financials, companies are dominant in Chinese indexes. They have diluted a lot. But if you see a lot of areas related to internet ecosystem, they've given reasonably good returns. डाइल्यूशंस बहुत ज्यादा हुए मतलब? So, अगर आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन number of shares are also increasing, तो per share आपका प्रॉफिट will not increase at the same clip. So Chinese market grew also by Chinese companies, primarily dominated by Chinese financials, did a lot of dilution, and they were large part of the indices. So अपने एक चीज बाद में डिस्कस करेंगे कि why as investors indices are a distraction. मैंने अपने करियर में कभी निफ्टी, सेंसेक्स, I have never cared, and I don't know what they are. While I can tell you what the number is, today Nifty kya hai, Sensex kya hai, it has no meaning to invest. I am looking to invest in future Nifty and Sensex companies. Every large cap was a small cap or a mid cap. Is the reverse true? No. So in my career, I have always looked for companies, coming back to the first, अगर 100 करोड़ का प्रॉफिट 1000 करोड़ का होता है, तो 1000 करोड़ इंटू 20 पी मिले या 40 पी मिले, तो 20,000 करोड़ से 40,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया। इट विल ऑलरेडी बिकम अ मिड कैप। अगर कोई 500 करोड़ का प्रॉफिट है और 2000 करोड़ हो जाता है, तो द मार्केट कैप विल बिकम 40,000 to 80,000 crores, and that's how the transitions happen. And again, just coming back to the table below, the average market cap in 2005 of top 50 companies 20,000 करोड़ था। अब कितना हो गया? 4 लाख करोड़, right? Average market cap of the small caps 500 से 1000 के रैंक वाली कंपनीज 40 करोड़ का 4,000 करोड़ हो गया। Seeing is believing. When we zoom out and we look at long-term trends, it gives you a perspective which is थोड़ा सा ना noise में, daily noise में. That's why it's very important to read in some way history, which could be psychology या business history. So Morgan Housel ने क्या बोला है कि progress is slow, invisible,
not noticed and not reported. Negative news is magnified on a daily basis. वही होता है अपने markets हो, entrepreneurship में हो. Long-term progress is not as exciting to report. आज AI के कारण अपने job losses के बारे में बात करते हैं. Is there a way to capture जितना भी attrition हुआ है, job loss हुआ है, where those people have gone and got new jobs, better jobs, or they're going for reskilling and will re-enter the workforce? There is no data, or there is no way to capture. So pessimism gets magnified and enhanced. Coming back to the broad messages, look at the size and scale change. Now, fast forward next 10 years, 20 years, and because both of us are quite young, right? We are going to see and imagine a country jahan par I would say leadership was weak. I would say the building blocks of digital infrastructure, physical infrastructure were not there. And now that they are, imagine what can happen over the next 10, 20 years when this is past data, past 20 years. Is past 20 years mein, we didn't have the building blocks. We were not as strong macro, micro, in terms of liquidity, in terms of equity, debt, all the building blocks, financial, non-financial. Today, all those building blocks are getting solved. And last 10 saal mein jo chaos tha, which I explained, the number of events, maybe there'll be a period of calm. So इसमें जो 10-year change आपने mention किया है, जो 3x, 3.7x हुआ है, do you think ये same, is it fair to assume कि यही rate of change अगले 5 साल, 10 साल के लिए भी होगा? So, let's not take the most optimistic side. But what is the baseline? The baseline is 400 से $450 billion की value incrementally add every year हो रही है, चाहे कुछ दुनिया में कुछ भी हो जाए. What is this? 10% nominal GDP growth. Let me also emphasize nominal GDP growth का क्या composition रहता है? Inflation plus real GDP. Real GDP growth 6% होगी, ballpark plus minus 1%. If you dissect 50 years of India into 10 year, या तो 5.5 हुआ है या 6.5 हुआ है. And इस 50 साल में हर कुछ चीज हुई है जो अपने इमेजिन कर सकते हैं, मैक्रो, माइक्रो, गवर्नमेंट चेंज, पॉलिटिकली, अनपॉलिटिकली, राइट? 5.5 से 6.5. Now, this is constant. Let's assume 6%. Inflation, which used to be very high earlier, pre-2014, has been now structurally brought down. So your quality of GDP composition is one of the best in the world. If you see globally, let's say Japan, GDP growth is nothing, inflation is 2-3%. If you go to US, inflation is high, GDP growth is equal to inflation. So the composition of GDP, real GDP growth is what matters, and a reasonable inflation, which is what India has got into control now. This is going to create a magic that we don't understand today. So coming back to the framework, so आप stock specific examples and case studies के through explain कर सकते हो that what did you look in those companies, and आपके काफी investments भी देख रहा था मैं, बजाज फाइनेंस, वारी, CDSL, IEX, Varun Beverages, Vinati Organics. तो एक दो companies उठा के can you explain the framework? To give that example, let me bring the GAFA case study. यहाँ पर of course संस्कार का कोई evaluation नहीं है, but I'm saying ये जो कंपनीज इतने $1 trillion मार्केट कैप की हो गई हैं, क्यों हो गई हैं? द कोरिलेशन वर्सेस कॉजेशन. मैं कृष्ण हूं इसलिए चमत्कार कर रहा हूं? ना, मैं चमत्कार कर रहा हूं. कृष्ण इज रॉन्ग इंटरप्रिटेशन. व्हाट इज द एनीबडी हु डज मैजिक इज नॉट गॉड. इट्स गॉड विच कैन स्पिन magic or spirituality, right? We have to understand the reason behind it. That's why studying successes and failures is very important for learning in markets. We are talking about successes, of course. And so what are the flywheels of scale, right? GAFA, the companies we're talking about, what did they do? They solved the customer problem and they built the digital infrastructure around them. Internet, hardware, operating system, the storefront, the browser, the cloud, the payment.
everything is solving a customer problem, convenience. Up here, customer is not just a consumer, it could be an enterprise, a B2C or B2B, right? Similarly, now they are part of our habits. They are invisible in some way. They are entrenched in our lives. With respect to telecom, with respect to health, retail, with respect to energy, they are entrenched in our lives. So look for companies that are entrenched in some way in the ecosystem of its customers, and whether the customer is willing to pay the price. How much is he willing to pay the price? And I'll come to Berkshire Hathaway again, what Warren Buffett taught, pricing power. So I'm trying to combine Don Valentine with Berkshire. You have to read the whole body of knowledge to connect the dots your own unique way. There is no single body of knowledge which will give you that nirvana or that complete knowledge, because the rate of change is also quite high, right? तो ये केस में इंडिया में कौन से एग्जांपल्स हो गए? ये आपने गाफा तो बताया, बट ये इंडिया में कौन से ऐसे कंपनीज हो गए जो ये सारे? So this is a company that I can mention because it's publicly available and you've mentioned the name, is Bajaj Finance, right? Unfortunately, I woke up to Bajaj Finance only in 2016. So Bajaj Finance ऐसी कंपनी है जो कि अगेन आती है फ्रॉम बजाज ग्रुप, जो कि संस्कार, गवर्नेंस, वी डोंट हैव टू डिबेट. उनका क्या बेसिक कथनी करनी, राइट? कि जैसे आप क्या बोल वैसा आपका कर्म, राइट? एंड बजाज फाइनेंस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसने कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करी इन टर्म्स ऑफ कि आपको लोन एक्सेस करना है, कितने ईज से एक्सेस करना है, कितने टाइम पे एक्सेस करना है, क्या रेट पे एक्सेस करना है, एंड पूरा एक्सपीरियंस जो है. और अब जो बजाज फाइनेंस 2 दिन पहले उन्होंने शेयर किया एक्सचेंजेस के साथ कि जो नेक्स्ट 10 साल होंगे वो कैसे कंप्लीटली टेक्नोलॉजी ड्रिवन रहेंगे. सो कमिंग टू, आपने कोई टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया. सो जियो मोमेंट था 2014 से 16 के बीच में, तो आपने डेटा डेमोक्रेटाइज कर दिया थ्रू जियो एंड एयरटेल. आपका जो एक्सेस टू इंटरनेट कॉस्ट है वो सॉल्व हो गया, और बिकॉज ऑफ दैट इतने स्टार्टअप्स, इतनी कंपनीज को एक न्यू लीज ऑफ लाइफ मिल गई. दूसरा उसका पहलू है, ये तो डिजिटल साइड हो गया, विच इज आप डिजिटली सर्च कर रहे हो, डिजिटली डिलीवर कर रहे हो. बट ये देश में जीएसटी के कारण, रोड्स के कारण, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंप्रूव हो रहा है, एयर लॉजिस्टिक्स जो इंप्रूव हो रहा है, आप रीचिंग टू द 200th सिटी, 1000th सिटी, वो सॉल्व कर रहे हो. तो अगेन डिजिटल सर्विसेज टू, अपने बोलते हैं ना इंडिया, भारत, हिंदुस्तान. तो इंडिया में तो सब चीज अवेलेबल है जहां पर अपने बैठे हैं, द मेट्रोस. भारत और हिंदुस्तान तक डिजिटल एंड फिजिकल सर्विसेज एंड गुड्स नहीं पहुंच रही थी, वो अब पहुंचनी चालू हो गई है. सो कंपनीज विच कैन टच मोर देन 1 crore कंज्यूमर, वो कंपनीज को स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है. मोर देन 1 crore कस्टमर्स को टच करने वाली बहुत कम कंपनीज है इंडिया में. तो बजाज फाइनेंस में आपने कब इन्वेस्ट किया था और कितना गेन रिटर्न किया था, कितने टाइम में? सो मैंने 2016 के डीमोनेटाइजेशन के क्रैश में, जब मैं रिलायंस म्यूचुअल फंड में था, जो फंड्स में मुझे वो लीनियंस मिली, इट बिकेम द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट देयर. एंड नेक्स्ट 2 साल में जब लोग रियलाइज किए कि जीएसटी डिमोनेटाइजेशन में करीब प्रॉफिट होगा, उस समय नो, हम एक्चुअली कोविड के समय प्रॉफिट 5,000 करोड़ का था, जो कि हम लोग एक्सपेक्ट करते थे 0 हो जाएगा, बट एक्चुअली 5,000 करोड़ प्लस ही आया था प्रॉफिट. जीएसटी डिमोनेटाइजेशन का मुझे याद नहीं है, ऑलमोस्ट 10 साल पहले है. बट ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इतने सारे शॉक्स को ऑब्जॉर्ब करके आगे बढ़ा है और अब री इन्वेंट कर रहा है अपने आप को, to go from 16,000 crores profit to 45,000 crores profit in next 5 years. To give a perspective, HDFC Bank का profit था 45,000 crores pre-merger, और Bajaj Finance will become close to 45,000 crores profit, give and take
a few percentage point, आप ना तो उनको ना मुझे ये numbers पे hold करना in 5 years. तो जो HDFC को कितने लगे, 50 साल लगे, इसको 20 साल. तो ये जो rate of change and change of rate का मैं एक slide दिखाता हूँ. क्या फर्क है दोनों में? Yes. ये इतना समझना easy नहीं है, but हम लोग वैल्यू क्वेस्ट में यही डिस्कस करते थे. एंड सम ऑफ दिस फ्रेमवर्क्स मैं वैल्यू क्वेस्ट में सीखा हूं, एंड उस समय हमारे पास राइट टर्म्स नहीं थे टू एक्सप्रेस, बट नाउ वी हैव द टर्म्स, तो हम लोग समझा पा रहे. तो इंडस्ट्री साइकिल को समझने के लिए ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है. रेट ऑफ चेंज, विच मीन्स मछली अपने पॉन्ड में बढ़ रही है. ये छोटी मछली है, ये बड़ी बनेगी. तो बेसिकली मछली का एनालॉजी इज कंपनी, राइट? कंपनी बड़ी हो रही है अपने पॉन्ड में, लेकिन अगर पॉन्ड बड़ा नहीं होगा तो क्या होगा? मछली विल सैचुरेट, करेक्ट? और अगर पॉन्ड में मल्टीपल फिशेस रहेंगी तो कंपटीशन बढ़ जाएगा. तो व्हाट डू वी आइडेंटिफाई, और हमारा कोशिश क्या रहती है कि एक तो पॉन्ड बड़ा होता, दूसरी मछली बड़ी हो और कम मछलियां रहे पूरे पॉन्ड में. इट कैन बी कि 3 जनों का मार्केट है, 5 जनों का मार्केट है. अगर बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, बहुत बड़ा मार्केट है, फॉर एग्जांपल लेंडिंग में इंडिया में इतना डिमांड है, तो देयर कैन बी 20 प्लेयर, 50 प्लेयर भी हो सकते हैं. तो रिलेटिव टू द मार्केट साइज. तो अगर आप देखो 3 डायमेंशंस हैं इसमें. कंपनी, इंडस्ट्री विच इज पॉन्ड. कंपनी इज द फिश, इंडस्ट्री इज द पॉन्ड, एंड दोनों का रेट ऑफ ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक बिग वेल्थ एंड सस्टेन्ड वेल्थ. तो एट प्रेजेंट इंडिया में लाइक 2026 में आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस है जो बिग फिश भी और बिग पॉन्ड भी है? बहुत सारी कंपनीज हैं अक्रॉस, बट लेट्स टेक थोड़े से कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. उसके लिए मुझे ये दिखाना जरूरी है. सॉरी, दिस. सो सबसे पहले अपने जो बात करते हैं वो है कौन सा सेक्टर अच्छा लगता है. आई थिंक दिस अगेन नीड्स टू चेंज, और या ये समझना जरूरी है कि सेक्टर से ज्यादा इंडस्ट्री. और इसका मैं एग्जाम्पल समझाता हूं. सपोज सेक्टर इज कंज्यूमर, बट कंज्यूमर के अंदर इतनी सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं. अल्कोहल बेवरेजेस, नॉन अल्कोहल बेवरेजेस, डेयरी, अपैरल, QSR, स्टेपल्स, फुटवेयर, एंड और भी बहुत सारी. बट लेट्स गो डीपर. ओके, सपोज अपने अल्कोहल बेवरेज पकड़े, तो अल्कोहल में कंट्री लिकर भी है, इंडियन मेड फॉरेन लिकर भी है, वाइन भी है. वो तीनों कंप्लीटली अलग दुनिया है. नाउ कम टू नॉन अल्कोहलिक बेवरेज. नॉन अल्कोहलिक में जूसेस, बॉटल वाटर, एनर्जी ड्रिंक्स, कार्बोनेट्स. फॉर्चुनेटली वी हैव एक कंपनी जो कि चारों को कवर कर रही है, बट एक्चुअली चारों डिफरेंट अलग अलग इंडस्ट्रीज है. आप पानी की जगह कार्बोनेट नहीं पीते हो ना. पानी अपनी जगह है, कार्बोनेट्स अपनी जगह है, राइट? देन डेयरी. तो डेयरी में अगेन मिल्क भी हो गया, मिल्क वैल्यू एडेड भी हो गया. Coming to apparel, which is probably the most diverse. Formal wear, casual wear, wedding wear, luxury, Zara भी है. So, मैं फुटवेयर में अगेन फॉर्मल, कैजुअल, वेडिंग. तो मैं क्या पॉइंट कर रहा हूं आपको? मेरे को एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, हेल्थ केयर, बिकॉज ये थोड़ी कम अंडरस्टूड है. उसमें US जेनेरिक्स, ब्रांडेड जेनेरिक्स, CDMO, डायग्नोस्टिक्स, हॉस्पिटल्स, क्रैम्स, बायोटेक. क्रैम्स क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग. क्रैम्स बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए. सिंस आपने पूछा, मैं आपको क्विकली बताता हूं. ये जो ओबेसिटी रिलेटेड ड्रग्स का बूम हो रहा है US में, वर्ल्ड वाइड, इसमें क्या लगता है? वो जो पेन लगता है फॉर इंजेक्शन, वो पेन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. सो पेन इज कोर टू डिलीवर दैट ड्रग. और वो पेन के बिना, इंजेक्टेबल के बिना आप वो ड्रग ले नहीं सकते. देयर आर कुछ हो रहा है कि हो सकता है ओरल वो आ जाए, बट दैट इज नॉट एज इफेक्टिव. व्हाई? बिकॉज इंजेक्टेबल पुट्स द ड्रग इन योर ब्लड स्ट्रीम.
सिंपल है. सो हम्म, इंडिया इज नॉट इनोवेट नहीं कर रहा है वो ड्रग, बट एंसिलरी. तो जैसे ऑटो एंसिलरी रहता है जो कि बहुत बड़ा बूम हुआ है लास्ट 20 साल में. अगर आप देखो 20 साल में 10 साल में ऑटो एंसिलरीज ने बड़ी वेल्थ क्रिएट की है कंपेयर टू ओईएम्स. एब्सोल्यूट रिटर्न, एब्सोल्यूट मतलब अगर किसी ने 1000 करोड़ लगाया तो वो आप बड़े कंपनीज में ओईएम्स में ही लगा सकते हो, लेकिन आप परसेंटेज रिटर्न देखो तो ऑटो एंसिलरीज में ज्यादा रही है, बिकॉज वो छोटी कंपनीज है, तो दोनों का अलग. सो हेल्थ केयर. सिमिलरली इन टेक्नोलॉजी, अगेन टेक्नोलॉजी में इतने सारे, और टेक्नोलॉजी इज वन एरिया जो कि मैं रिलायंस म्यूचुअल फंड में आई वाज वेरी क्लियर कि मैं टॉप 7 कंपनीज जो हैं वो मैं नहीं रिसर्च करूंगा. आई कैटेगराइज्ड टेक्नोलॉजी डिजिटल कंपनीज एज कि प्लेटफॉर्म कंपनीज हो गया, और प्लेटफॉर्म में CDSL, IEX, you have so many CPaaS platform. In fact, today asset management companies and insurance companies भी platform companies बन गई हैं in some way, because सारे कस्टमर डिजिटली ट्रांजैक्ट कर रहे हैं और आप उनको जो डिलीवर कर रहे हो वो भी डिजिटली कर रहे हैं. सो इन सम वे, सो मैं अपने डेफिनेशंस या लेबल्स खुद डिसाइड करूंगा. आई एम नॉट वेटिंग फॉर कि कोई मीडिया या कोई रिसर्च एजेंसी मेरे लिए वो डेफिनेशन डिसाइड करे. तो आपको वो कोहॉर्ट से निकलना है, बिकॉज देयर आर सम सिंप्लीफिकेशन में कभी कभी डिस्टॉर्शन हो जाता है. तो नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि कैसे इंडस्ट्री आइडेंटिफाई करना है, राइट. बॉटम लाइन इज आपको सोर्स ऑफ डिमांड कहां पर है वो सर्टन करना है, एंड रेट ऑफ डिमांड कि कहां से कितनी बड़ी डिमांड आ रही है और कितने स्पीड से बढ़ेगी डिमांड, वो दोनों आइडेंटिफाई करना है, राइट. नाउ कमिंग टू कि ये जो आज के दिन हो रहा है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टर के बेसिस पे, ओल्ड इकोनॉमी, न्यू इकोनॉमी, बेस्ड ऑन थीम, ये बहुत ही डिस्टॉर्टेड डेफिनेशंस हैं जो कि इन्वेस्टर्स जिनका एस्पिरेशन है कि मुझे 20-25 साल में 30 साल में पैसा 100 गुना करना है, या वो फेथ है, उनको ये डिस्टॉर्शंस के बियॉन्ड देखना पड़ेगा, राइट. तो मैं एग्जांपल देता हूं. मैंने आपको साइज का तो ऑलरेडी बता दिया अपने जो प्रीवियस डेटा कि हर 10 साल में साइज 3 से 4 गुना चेंज होगा. जो आज के दिन स्मॉल कैप है वो 10 साल में मिड कैप बन जाएगा. द होल सम विल बिकम अर्लियर, एंड जो आज लार्ज है वो कल बहुत बड़ा हो जाएगा. आपने कभी सोचा था कि $100 बिलियन, $50 बिलियन मार्केट कैप कंपनीज मल्टी बैगर बन सकती हैं? यूएस में इतनी कंपनीज ने वो डिलीवर किया है. तो इंडिया में वो मसल मेमोरी नहीं होनी चाहिए. कभी कभी कोई इंडस्ट्रीज में कोई कंपनी जो कि $10 बिलियन मार्केट कैप, $20 बिलियन मार्केट कैप बन गई है, स्टिल मल्टी बैगर हो सकती है. एंड उसका क्रोलरी भी ट्रू है कि हर कंपनी जो लार्ज कैप है डज नॉट मीन कि वो सेफ है. कुछ कुछ लार्ज कैप्स मैच्योर हो जाएंगे, सैचुरेट हो जाएंगे, एंड मे बी रियल जीडीपी ग्रोथ 6 to 8% से ज्यादा ग्रो कर ही नहीं सकते. सो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, रिस्क की स्मॉल कैप में ज्यादा रिस्क है, लार्ज कैप में कम रिस्क है, ये कंप्लीटली मिसप्लेस्ड है. मेरे को 2 एग्जांपल्स दो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से. एक ऐसे लार्ज कैप का जो आपको लगता है कि हाँ ये लार्ज कैप है बट फिर भी बहुत ज़्यादा ग्रो हो सकता है, और एक लार्ज कैप ऐसा जो आपको लगता है मेच्योरिटी पे आ गया एंड ज़्यादा ग्रो नहीं हो सकता है. ओके, सो इतनी कंपनीज हैं टॉप 100 कंपनीज में जो कि बहुत बड़ी होने की क्षमता रखती हैं. बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, चाहे वो गवर्नेंस हो, कैपेसिटी हो, कैपेबिलिटी हो, प्रमोटर्स हो, ऑल द होल इकोसिस्टम इज रिक्वायर्ड. 1000 करोड़ का प्रॉफिट को 3000 करोड़ करना या 3000 करोड़ को 10,000 करोड़ करना इज वेरी फ्यू. ओनली 1% ऑफ द कंपनीज विल बी एबल टू डू इट. तो एक कंपनी तो मैंने आपको ऑलरेडी बजाज फाइनेंस बता दी, तो उन्होंने तो पब्लिकली बोल दिया है कि 18 से 20% ग्रो करेंगे या इवन मोर. सो फाइनेंशियल्स में नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ है, चाहे वो 12% हो, 15% हो, और एक्सेप्शनल कंपनीज हाई टीन्स. कमिंग टू अदर साइड ऑफ फाइनेंशियल्स, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अभी बहुत कम है.
तो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. लाइफ इंश्योरेंस में मुझे समझ नहीं है, दूसरा लाइफ इंश्योरेंस बहुत कॉम्प्लेक्स है. जनरल इंश्योरेंस में जो लीडर्स हैं वो मिड टीन्स टू हाई टीन्स नेक्स्ट 10-20 साल आराम से ग्रो करेंगे या मोर. सो फाइनेंशियल सर्विस, देन वेल्थ मैनेजमेंट. इंडिया में जो वेल्थ इफेक्ट अभी होने वाला है, अभी तो खाली 50 लाख लोग, 1 करोड़ लोग अमीर हैं. तब ये हालत है कि 5 स्टार होटल्स में कैपेसिटी नहीं है, या एयरलाइंस में प्रॉब्लम है, या यहां पर डोमेस्टिक हॉलीडेज आर मोर एक्सपेंसिव देन साउथ ईस्ट या दुबई. सो दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ वेल्थ वेव. सो फाइनेंशियल्स सिंपलर टू अंडरस्टैंड. सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मैन्युफैक्चरिंग में. मैन्युफैक्चरिंग में, एंड मैं कंपनीज भी बोलूंगा सो दैट इट्स नॉट वेग. सो मैन्युफैक्चरिंग में रिन्यूएबल्स का पूरा मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन, जो कि प्रोबेबली 5 साल पहले, 10 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वो सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्री बन जाएगा, बिगर देन आईटी, ऑटो कंपोनेंट्स और फार्मा. ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का एबिटा ऑलरेडी हो गया है लिस्टेड अनलिस्टेड कंग्लोमरेट्स के अंदर जो सेगमेंट्स हैं सब मिला के. सो पूरा रिन्यूएबल वैल्यू चेन में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, मॉड्यूल है, बैटरी आएगा, वेफर, सेल, इन्वर्टर, ट्रांसफार्मर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंडक्टर्स, केबल्स, एवरीथिंग. बहुत बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है. इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग. मैं आपको एकदम पॉइंटेड एग्जांपल देता हूं. अभी 3-4 महीने पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीसीटीवी इंडस्ट्री के रेगुलेशंस पूरे चेंज कर दिए. आपके सीसीटीवी में, आजकल तो सीसीटीवी हर जगह चाहिए आपको, चाहे वो ट्रैफिक बाहर हो या घर के अंदर हो, मॉल में हो, कोई इवेंट हो रहा हो, कुछ भी हो, सीसीटीवी हर जगह चाहिए. बट सीसीटीवी में जो कोर चिप रहती है, जो कोर सॉफ्टवेयर रहता है, वो सब चाइनीज था. अब गवर्नमेंट ने रेगुलेशन चेंज कर दिया. तो इंडिजिनाइजेशन अक्रॉस इंडस्ट्री हो रहा है. मैं ऑन अ लाइटर नोट धुरंधर मूवी में से एक लाइन बताता हूं, राइट? ये नया इंडिया है, ये घुसेगा भी और मारेगा भी, राइट? तो मैन्युफैक्चरिंग इज वेपनाइज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, चाहे बाय चाइना और बाय यूएस. वी ऑल नो दैट, राइट? सो मैन्युफैक्चरिंग इज वॉर, इज द न्यू बैटलफील्ड. तो इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स इंडिजिनाइजेशन across. We were a services dominated economy जिसमें there is no indigenization needed. It's already a local. Services, financial services हो, कुछ भी हो, वो तो local ही है. आप locally produce कर रहे हो, locally sell कर रहे हो, जो भी service है. Manufacturing was not. तो across industries, defense components and electronics, renewable components and electronics. CCTV तो बहुत छोटी इंडस्ट्री हो गई. Even healthcare में, chemical में, you name it, Indian government is now pro-India, Atmanirbhar, and the way they are changing the policies and at a war footing. पहले 100 करोड़ का केपेक्स used to be news. आज के दिन 1000 करोड़ का केपेक्स, 5000 करोड़ का केपेक्स is routine. ये सारा ग्रीनफील्ड केपेक्स हो रहा है. ग्रीनफील्ड केपेक्स मतलब ब्राउनफील्ड क्या होता है? आप एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को एक्सपैंड कर रहे हो. ग्रीनफील्ड होता है आप लैंड खरीद रहे हो, लैंड को रेडी कर रहे हो और एक पूरा नया फैक्ट्री ग्राउंड अप क्रिएट कर रहे हो. तो ये कंट्री का थोड़ा सा सेटबैक था. रिलायंस पेट्रोलियम 2006 में जब रिफाइनरी बनी तो 26 से 28 हजार करोड़ की कॉस्ट थी. उसके बाद देयर इज नो मेगा प्रोजेक्ट इन इंडिया, नॉट मेनी, वेरी वेरी फ्यू, स्पेशली बियॉन्ड ये जो कंग्लोमरेट्स हैं इनके बियॉन्ड. आज के दिन इतने सारे मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इंडिया में, विच इज पूरे कंट्री को ट्रांसफॉर्म कर देंगे. और कभी कभी एक सक्सेस लीड्स टू इंस्पिरेशन फॉर अदर एंटरप्रेन्योर्स. तो जैसे हितेश भाई और वारी, विच आपने इंटरव्यू किया उनका, वारी 15 साल से बिजनेस में था. दे वर रेडी विथ क्वालिटी, गवर्नेंस, कस्टमर ट्रस्ट, एवरीथिंग, एंड एक हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम. जैसे ही वो समय आया, दे वेंट 10-20 टाइम्स. 70 करोड़ का प्रॉफिट जब हमने इन्वेस्ट किया 3 साल पहले. आज के दिन मोटा हिसाब है, सम एक्सटर्नल एस्टिमेट्स इज कि 3500 से 4000 करोड़ होगा इस साल FY26. एंड दिस इज व्हेन
अभी ये कंपनी का फर्स्ट स्टेज है. अभी सेल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा स्केल अप आएगा, फिर वेफर इनगट में आएगा, फिर बैटरी में आएगा, फिर ट्रांसफॉर्मर, एंड ऐसी बहुत कंपनीज आ रही हैं पूरे इकोसिस्टम में. सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग में गोल्डन पीरियड है इंडिया का. आज के दिन जो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट पूल है, सो इंडिया का प्रॉफिट पूल कितना है? करीब 20 लाख करोड़. मैन्युफैक्चरिंग में कितना है? बैली $20 बिलियन, $30 बिलियन होगा. अगर आप देखो $450 ट्रिलियन की इकोनॉमी में, $4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में 50% आप सर्विसेज पकड़ लो, एग्रीकल्चर पकड़ लो. अगर आप $2 ट्रिलियन पकड़ो, जस्ट राउंड फिगर, $2 ट्रिलियन में मैन्युफैक्चरिंग का कोई अभी वो साइज एंड स्केल है ही नहीं. दिस इज द न्यू फास्ट कैप, दिस इज द न्यू प्रॉफिट पूल. और जो रिलायंस ने किया है 10 साल 20 साल पहले, वो 10 इक्विवेलेंट कंपनीज आर डूइंग इट राइट नाउ. अडानी ग्रुप जो कर रहा है अभी, वो दे आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग $100 बिलियन एनुअली. Wari Group is talking about a capex of 25 to 30,000 crores in next 2 years. Imagine a country. मैं आपको एक डेटा पॉइंट देता हूं which surprises काफी. 2019 में प्री कोविड इंडिया का प्रॉफिट, इंडिया लिस्टेड कंपनीज का प्रॉफिट था 5 लाख करोड़, ब्रॉडली ±10%. ये मार्केट जो बूम हुआ है, ये क्यों हुआ? You think markets are mindless, or anybody who thinks markets are mindless? No, they're not. मार्केट्स पहले रैली हुए, प्रॉफिट्स बाद में आए. तो 2025 का कितना प्रॉफिट था? ऑलमोस्ट 18 लाख करोड़. तो मैंने अपने प्रीवियस स्लाइड्स में क्या दिखाया? प्रॉफिट बढ़ेगा, मार्केट, सो प्रॉफिट 3 से 4 गुना हुआ, मार्केट भी 3-3.5 गुना हुआ. तो अब आप सोचो, इंडिया के पास 16-18 लाख करोड़ का प्रॉफिट है, और उसमें नॉन कैश प्रॉफिट को ऐड करो तो करीब 20 लाख करोड़ है. ये 20 लाख करोड़ में अपने पास लेवरेज है क्या? इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट अनलेवर्ड इकोनॉमी. इंडियन कॉर्पोरेट्स के पास लेवरेज है ही नहीं अभी. तो जब 2003 और 2008 का जो साइकिल था, क्यों इतना बड़ा स्टॉक मार्केट बूम आया था? बिकॉज वी केम फ्रॉम अ बैकड्रॉप ऑफ मंदी. कंपनीज ने कैपेसिटी क्रिएट नहीं की थी, एंड वी हैड नो. जब 2003 आया, इकोनॉमिक बूम आया, तो कंपनीज ने कैपेसिटी अपनी यूटिलाइज की, तो उसके कारण एसेट टर्न्स बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ा, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा, एबिटा बढ़ा, प्रॉफिट बढ़े. बट ऑल्सो उन्होंने केपेक्स किया, तो नई कैपेसिटी आई, लेवरेज बढ़ाया, तो आरओई बढ़ा. वो अभी तक साइकिल चालू ही नहीं हुआ है इंडिया में. यहां से इंडियन कॉर्पोरेट्स के पास 20 लाख करोड़ का कैश फ्लो है, वो री इन्वेस्ट होगा. कुछ डिविडेंड्स और स्टेक सेल के थ्रू उनके पास जाएगा तो वो प्रॉपर्टी खरीदेंगे, वो मार्केट में वापस इन्वेस्ट करेंगे, तो वो किसी तरह वो पैसा वापस सर्कुलेशन में आएगा. तो ये जो पूरा वर्चुअस साइकिल है, ये बूम होना बाकी है, अभी ये चालू नहीं हुआ है. एंड ये चीज मैं रवि धर्मशी को क्रेडिट दूंगा कि ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैक्रो इंडस्ट्री साइकिल को कनेक्ट करके एक फ्रेमवर्क देना, वेयर वी अंडरस्टैंड द बिल्डिंग ब्लॉक्स की बूम कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, डिस्ट्रक्ट होगा. एंड दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग आउट वेरी क्लियरली. अगर किसी को लगता है कि यहां से मंदी आएगी, तो मार्केट की मंदी अलग बात होती है, 10-20%, बट बहुत बड़ा बूम, bigger than last 5-10 years, is ahead of us. How to identify these industry cycles कि growth होगा, boom होगा, etc. and कुछ ऐसे framework है कि graphs में through कि ये समझ जाएगा कि ओके अभी क्या cycle आने वाला है? So it's not so hard. What's hard is supply. Okay, demand अपनी कंट्री में समझना is not so hard, and demand is gradual. सप्लाई रिस्पॉन्स एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल रहता है, बिकॉज आपको सप्लाई सडनली आती है, राइट? डिमांड इज मोर ग्रेजुअल. बट इफ वी हैव टू, एक बार सिंप्लीफिकेशन के लिए अपने समझते हैं कि कैसे अपने एस्टिमेट करें कि कहां पर है इंडस्ट्री साइकिल के. तो मैं रिन्यूएबल्स का एग्जांपल ले लेता हूं, बिकॉज
वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि अभी नेसेंट है और नेक्स्ट 10 साल 20 साल में कंप्लीटली चेंज होने वाली है। तो पहले तो टॉप डाउन व्यू, तो आज के दिन इंडिया में करीब 7% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का सोलर। इलॉन मस्क हर महीने हर 2 हफ्ते में ट्वीट करते रहते हैं कि 90% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 90% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन द वर्ल्ड सोलर हो जाना चाहिए या हो जाएगा। तो अगर आपको एक कॉन्टेक्स्ट मिले, इंडिया का तो खाली 6-7% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सोलर है। तो आपको मालूम है यहां पर पेनिट्रेशन लो है। तो पेनिट्रेशन इज द राइट वर्ड। 40 साल पहले कोलगेट का पेनिट्रेशन कम था। That's why it was probably the new age company of them. And I want to, ये जो न्यू एज और ओल्ड एज का डिफरेंस है ना, दिस शुड नॉट बी बेस्ड ऑन डिजिटल नॉन डिजिटल, टेक्नोलॉजी नॉन टेक्नोलॉजी। इट शुड बी बेस्ड ऑन कि कौन सी इंडस्ट्री कौन से एस कर्व के साइकिल पे है। हीरो मोटर का वेल्थ क्रिएशन क्यों हुआ लास्ट 10 साल में नहीं हुआ, प्रीवियस 20 साल में क्यों हुआ? बिकॉज टू व्हीलर का अडॉप्शन कम था, सिंपल है। और लास्ट 10-15 साल में क्यों नहीं हुआ? बिकॉज वो मैच्योर हो गया। हर कंपनी वो फेज से जाएगी जहां पर एक हाइपर ग्रोथ रहेगा, फिर वो ग्रोथ नॉर्मलाइजेस, देन वो ग्रोथ प्लेटोज एंड देन इट फॉल्स। तो कमिंग बैक टू रिन्यूएबल्स, तो रिन्यूएबल्स में नेक्स्ट 15 साल में अपने कंट्री का पूरा एनर्जी आर्किटेक्चर, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पूरा चेंज हो जाएगा। एंड मैं एक एग्जांपल देता हूं यहां पर। न्यूयॉर्क का एक इमेज है। 12 साल लगे खाली पूरा टाइम स्क्वायर में एवरीथिंग हॉर्स कैरेजेस के थ्रू था, ट्रांसपोर्टेशन पूरा हॉर्स कैरेजेस था। 12 से 13 साल में पूरा ऑटोमोटिव हो गया। क्यों हुआ ये? 1905 के पहले ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज में मल्टीपल इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन चाहिए रहता है। क्या इंडस्ट्री? इंटरनल कंबस्शन इंजन, असेंबली लाइन, टायर टेक्नोलॉजी, फॉर्जिंग, कास्टिंग एक्सेट्रा। वो सारी टेक्नोलॉजीज को एक साथ आना में मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ इयर्स लग गए। तो पहले तो हजारों साल से हॉर्सेस वर द ट्रांसपोर्टेशन, बट जैसे ये सारा टेक्नोलॉजीज एक साथ आए एंड असेंबलिंग लाइन बिकेम द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ असेंबलिंग द कार्स, क्रिएटिंग द कार्स, एकदम से जे कर्व हुआ कार के प्रोडक्शन का। एंड गिवन अ चॉइस, अगर आपके पास कार है या हॉर्स ड्रिवन कैरेज है, सो 13 साल में पूरा इकोसिस्टम चेंज हो गया, जो कि हजारों साल से चल रहा है। तो ये कमिंग, आई विल शो यू अ स्लाइड हियर कि हर इंडस्ट्री, अगर आप देखो यहां, फैब्रिक्स, इंसुलिन, वीडियो, कैमरास, टायर्स, कोल, और whether you can have industries related to railroads, chemicals, autos, anything will have a hyper boom, will have a decline. The X curve of industry is across every industry in the world. Oh, wow. ये X curve अगर आपने समझ लिया ना, तो कौन सी इंडस्ट्री अब डिक्लाइन करेगी नेक्स्ट 20 साल में और कौन सी इंडस्ट्री राइज करेगी, आधा बैटल तो आपका वहीं हो गया। दूसरा क्या आपको निकालना है? प्रॉफिट। अगर राइज होगी इंडस्ट्री, बट प्रॉफिटेबल राइज होगा या नहीं होगा? तो उसका आंसर इज, This is so interesting slide, by the way, like one of the best slides. So cameras, video, अब बोल रहे हो कि film cameras मतलब they are no more into existence. Digital cameras का rise हो गया। Even कोई in- भी चीज ट्रांजिएंट ही रहती है। डेथ, टैक्सेस एंड ग्रोथ, I would say growth is also transient. Nothing is permanent except death and taxes, right? Even high valuation, low valuation. That's why market cycles को समझना, industry cycles को समझना is knowledge and wisdom. And अगर आप हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे, हमारी इंडस्ट्री में तो, इन्वेस्टिंग इंडस्ट्री में तो 100 साल की हिस्ट्री है।
आपको हिस्ट्री की तो कमी नहीं है. सो नाउ अपने क्या बात की, एक्स कर्व ऑफ इंडस्ट्री. बट कभी कभी इंडस्ट्री राइज हो सकती है बट प्रॉफिट्स मे नॉट बी देयर. राइज कैन बी कंज्यूमर अडॉप्शन हुआ है बट प्रॉफिटेबल. तो उसमें क्या है, अगर आप देखो सर्च इंजन, ईमेल, सोशल मीडिया, मैसेंजर, वीडियो, मोबाइल एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं. उसमें इतने सारे फेलियर्स हुए. जिन्होंने पहले स्टार्ट किया, कंज्यूमर्स को ऑनबोर्ड किया, बट वो बाद में जीते नहीं. दे वर नॉट द लास्ट मैन स्टैंडिंग. तो गेटिंग इंडस्ट्री साइकिल राइट वो हाफ द बैटल है. देन कम्स कंपनी सिलेक्शन एंड वो जो सेकेंड लेवल इनसाइट्स की मैं बात कर रहा था, गवर्नेंस, प्रमोटर, कैपेबिलिटीज, वो भी इवैल्यूएट करना इज द सेकेंड हाफ ऑफ द बैटल. So are you trying to say with this slide that ऐसी कोई चीजें नहीं होती है which is called as first mover advantage? These days, आज के समय में first mover advantage is transient because ability to copy, ability to replicate, ability to break is much easier. मैं एक अगेन एग्जांपल देता हूं. सबसे बड़ा मोट ऑफ एफएमसीजी क्या था इंडिया में? डिस्ट्रीब्यूशन. अब डिस्ट्रीब्यूशन मोट है? नहीं है. क्यों नहीं अभी डिस्ट्रीब्यूशन? सो एक तो यूथ इज मूविंग टूवर्ड्स न्यूअर ब्रांड्स. देयर इज नो ब्रांड लॉयल्टी. सो आपका प्रोडक्ट आपके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में है डज नॉट मीन कि कंज्यूमर वो चूज करेगा. Because we are Gen Z, not me, but I wish, but Gen Z has no brand. So moat is neither distribution, neither customer loyalty. You are not to be taken for granted. Rate of change and change of rate. Market share, whether it be volume, value, profit market share, experience market share, eyeballs, nothing is permanent. Today, ऐसी कोई भी कंपनी है वो बोल सकती है कि मैं ये मेरा प्रोडक्ट है, अनचैलेंजेबल है. प्रैक्टिकली दुनिया में बहुत ही कम ऐसे होंगे जो कि बोल सकते हैं कि वी आर अनचैलेंजेबल आज के दिन. वो चैलेंजेबल इज ऑल्सो गेटिंग चैलेंज्ड बाय मे बी चाइनाज टेक्नोलॉजी, सम पार्ट ऑफ लेट्स से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, सम पार्ट ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी जो जर्मन्स कंट्रोल करते थे. इवन दैट हैज बीन ब्रोकन into nothing. That's why investors के लिए all the six senses का alertness, reading. मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल देता हूं. रायन एयर का जो फाउंडर था, रायन एयर इज वन एक यूरोपियन एयरलाइन है, लो कॉस्ट एयरलाइन है, इन सम वे साउथ वेस्ट एंड इंडिगो इक्विवेलेंट ऑफ यूरोप. रायन एयर हमेशा बोलता था मेरा कंपटीशन इज सिस्को. क्योंकि अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इतना टेक ऑफ कर जाएगा, लोगों को ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा बिजनेस मीटिंग्स, वो मेरा कंपटीशन. एक और एग्जांपल देता हूं. रिगली च्युइंगम, अपने जब बड़े हुए थे तो रिगली च्युइंगम्स अपने यूज करते थे, अपने खाते थे. मे बी नॉट यू. ओके. सो पहले रिगली च्युइंगम्स क्यों बिकती थी? लंबी लाइंस रहती थी. तो लोग जब लाइन में खड़े हैं, तो पहले स्मार्टफोन तो थे नहीं ना, तो लाइन में खड़े हैं तो क्या करोगे? Chewing gum, उसका एक, we are social animals, right? Chewing gum was one of the solace. अब लंबी लाइंस नहीं है क्योंकि ई कॉमर्स है. Look at the, so what can come and destroy you? Or what can come and disrupt you, slow your growth down? So because e-commerce है, आपको लंबी लाइंस में लगने की जरूरत नहीं है for most of the things. आपको वो chewing gum की जरूरत नहीं है. तो ये आपने 996 फ्रेमवर्क कब से अप्लाई किया है? Actually, 996 is a Chinese philosophy. They are very, very hard working. Today, जहां चाइना पहुंच गया है, जो टेक्नोलॉजी लेवल पे है, तो वहां पे बेसिकली एवरी डे 9 to 9 12 hours a day 6 days a week. So अभी हो सकता है वो 996 कुछ इंडस्ट्रीज में है, हर इंडस्ट्री में नहीं है. Because you would have heard अभी डार्क फैक्ट्रीज. So चाइना जो लेवल ऑफ ऑटोमेशन कर रहा है, प्रोडक्टिविटी इज राइजिंग, बट लेबर फोर्स में एडिशन इज लेस. क्या होता है डार्क फैक्ट्रीज? डार्क फैक्ट्रीज इज देयर नो लाइट्स. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो लेबर. पूरी की पूरी फैक्ट्री एंड टू एंड ऑटोमेटेड.
रोबोट्स के थ्रू? पूरी रोबोटिक्स। चाइना 20 साल आगे है अपने से, 20 साल या मे बी 30 साल होगा, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ आई वुड से कॉमन सिविल लाइफ। अगर कुछ सीखना है और अपने होराइजन को ब्रॉड करना है तो एक 10 दिन का चाइना टूर लेके आओ, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। और अपने को लगता है वेस्ट एडवांस्ड है, nowhere। वेस्ट में a few companies are ahead because they control उनका सॉफ्टवेयर, उनका आईपी, बट चाइना का जो रेट ऑफ चेंज है इन एवरी एरिया, एंड मैं आपने इंडस्ट्री रिसर्च से चालू किया तो मैं एक बार वहीं लेके आता हूं। देयर इज अ पॉलिसी कॉल्ड मेक इन चाइना, 2005 में लॉन्च हुई थी, फिर 2015 में उसका रिवाइज पेपर आया और अभी 2025 में आया। व्हाट इज मेक इन चाइना? एंड इंडिया इज फॉलोइंग द सेम टेम्पलेट। इट इज आइडेंटिफाई 7 strategic industries that will build the nation. Which were the 7 strategic industries? Telecom, semiconductor, renewables, robotics. Yeah, there are some others. What are the key? Logistics, high-speed railway today in China is crazy. These are the building blocks which create a nation. And I'll repeat, not even the wisest today understand इंडिया में जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेटरी रिफॉर्म एंड फोर्थ लिक्विडिटी, एक्सेस टू डेट एंड इक्विटी, ये 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स का जो कॉन्फ्लुएंस, जो कि ये जो सॉल्व हो गए हैं, जो 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स, और जो प्रोग्रेस हो रहा है, इसका जो आउटकम रहेगा, जो रेनेसां रहेगा, nobody can foresee. ये इंक्रीमेंटल नहीं रहेगा। तो जैसे डीमेटेरियलाइजेशन या क्रिएशन ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या जियो का डेटा डेमोक्रेटाइज करना, इतनी सारी चीजें अपने प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कैसे सोसाइटी चेंज होगी, वैसे ही ये 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स जो अब ये नेशन में आ रहे हैं, मैंने आपको क्या बोला, वो आत्मनिर्भर भारत की जो पॉलिसीज चेंज हो रही है, उसमें इतनी सारी इंडस्ट्रीज क्रिएट होंगी, रिन्यूएबल्स, सीसीटीवी कैमरा, इंजेक्शंस फॉर GLP-1, एंड देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज, PCB मैन्युफैक्चरिंग, आई कैन गो ऑन एंड ऑन। दिस इज द न्यू इंडिया which is getting built right under our nose. थोड़ा सा फिलोसॉफिकल अगर मैं बताता हूं तो चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है। अपने बहुत ही ज्यादा डेली न्यूज में, डेली फोकस में, या अपने फोकस ने चेंज आइडेंटिफाई करने में, रादर बड़ा पैसा है, बड़ा लर्निंग है इन आइडेंटिफाइंग ट्रांसफॉर्मेशन। सो चेंज is more incremental and small. Transformation is large and complex. Change measurable है, situational है. Transformation is more multiple connecting dots. इसका मैं उदाहरण देता हूं। Google, Amazon, Facebook, Apple क्रिएट हुआ। Google ने क्या क्रिएट किया? Amazon ने क्या क्रिएट किया? AWS. Google ने क्या क्रिएट किया? Gmail and Google Drive. तो ये सब जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन्होंने क्रिएट की, इनके ऊपर इतनी सारी इंडस्ट्रीज क्रिएट हो गई। अगर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट होता तो ई कॉमर्स कैसे क्रिएट होता? अगर हाई स्पीड इंटरनेट क्रिएट नहीं होता तो ई कॉमर्स का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? तो सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट, सेमीकंडक्टर का रेवोल्यूशन होने के कारण led to mobile manufacturing at scale. यहां पर एक एग्जांपल देता हूं। एनवीडिया का क्रिएशन पता है क्यों हुआ? What led to एनवीडिया का सक्सेस? वीडियो गेम्स। Why? Something that I don't play. Okay? वीडियो गेम्स में अगर आप देखो, ग्राफिक्स आर वेरी हाई रेजोल्यूशन। द रिस्पॉन्स टाइम, आप बटन दबाओ या कमांड दो, हैज टू बी माइक्रो सेकेंड्स। तो
तो Nvidia invented the chips which could be supported only for video games. They were the most advanced chips in the world. Look at the second order effect. These chips जो कि Nvidia के लिए, Nvidia ने वीडियो गेम इंडस्ट्री के लिए बनाए, वो स्मार्टफोन्स, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के मेन स्ट्रीम में आ गए फॉर प्रोसेसिंग डेटा. उन्होंने इन्वेंट किसी और पर्पस के लिए किया था. उन्होंने इन्वेंट किया था बिकॉज और कोई वो स्केल ऑफ चिप्स, वो पावर एंड कंप्यूटेशनल एंड रिस्पॉन्स टाइम एंड लेटेंसी इफेक्ट के चिप्स बना नहीं रहा था टू सर्व दैट मार्केट. बट उनका मार्केट 100-fold 1000-fold हो गया बिकॉज अब डेटा सेंटर की डिमांड है, एआई की डिमांड है. एआई में आप क्वेरी डालो, मिली सेकेंड्स में रिस्पॉन्स आता है. इट हैज अ पैटर्न सीडेड इन वीडियो गेम्स. और बिकॉज ये पूरा इकोसिस्टम ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो और कॉम्प्लेक्स वीडियो गेम बन रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स एआई बन रहा है. तो जो अभी जो इमेज क्रिएशन मॉडल है, आप अपना रॉ डेटा इनपुट करो एंड द काइंड ऑफ इमेजेस दैट कम, दैट ब्रिंग्स मी टू द इमेज. ये एआई से जनरेट कंप्लीटली नोटबुक एलएम से किया है ना ये. यस. ये बुक इज रिटन बाय सुमित तिकोना. उसने मुझे बुक शेयर की, मैंने जिस बुक का प्रेजेंटेशन बना लिया, उसमें से एक इमेज क्रिएट कर ली, एंड लुक एट इट. तो गीता ऑफ मॉडर्न इन्वेस्टिंग, टाइमलेस, द वर्ड कीवर्ड इज टाइमलेस. एक लर्निंग मैं आपको बताता हूं जो मॉर्गन हाउसल ने, एंड इंडिया मॉर्गन हाउसल में बहुत रीडर्स हैं. जो इंफॉर्मेशन इज पेरिशेबल, जिसकी कोई लाइफ नहीं है, a few minutes later या कल वो इंफॉर्मेशन कंज्यूम करना बंद करो. Absorb, imbibe, read, learn information which has a longer shelf life, which is books, editorials, research. Meet people who are giving you more knowledge rather than news. Your podcast in some way is an architecture of this, right? You're not discussing kal kya hua tha, aaj kya ho raha hai. You're not discussing events in news. You're discussing knowledge. You're discussing interpretation. You're discussing synthesis. सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा वही होता है, शेल्फ लाइफ ऑफ द वीडियो शुड बी, मतलब एज लॉन्ग एज पॉसिबल, फॉर जितना हो सके, बिकॉज अगर ये वीडियो कोई 2-3 साल बाद भी देखे तो दे शुड फाइंड वैल्यू. दैट्स द So आप जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हो अपने स्पीकर से, एब्सोल्युटली उसका, बिकॉज विजडम एंड नॉलेज वर्सेस इंफॉर्मेशन एंड डेटा इज टू डिफरेंट. सो मैं अगेन ब्लेस्ड हूं कि मैं यहां वैल्यू क्वेस्ट में रवि ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी. धर्मशी फैमिली, which is Kalpraj Bhai and Ravi, they were the smartest. They were one of the most, I would say, gentlemen. Men like this are not made. But I'll tell you, wisdom. I would say, मैं इतने wise लोगों के संगति में नहीं था. मैं smartest लोगों की संगति में था, and I was interacting. But now I'm also amongst the wise. स्मार्टेस्ट और वाइज में क्या फर्क है? बहुत, यही सेम क्वेश्चन मैंने कल्पराज भाई से भी पूछा था. सो उसका आंसर एक है, द एसेंशियलिस्ट या वाइज लोग जो रहते हैं वो ज्यादा करते हैं बाय एलिमिनेटिंग मोर रादर देन मोर इंफॉर्मेशन और ट्राइंग टू डू मोर. नॉइज रिडक्शन, क्या नहीं करना है. एक्चुअली उसका मैं एक सिंपल सोसाइटी में देता हूं कि आपको हर आर्ग्यूमेंट में नहीं घुसना है, नहीं रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है. सपोज कोई व्हाट्सएप में चैटर हो रहा है, सोशल मीडिया में चैटर हो रहा है, डोंट वेस्ट योर एनर्जी, कंजर्व योर एनर्जी टू लर्न, टू एक्ट. और अगर रिस्पॉन्ड करना है तो नॉट इन एन आर्ग्यूमेंट बट टू लर्न एंड पुश योर बाउंड्रीज, आपके लर्निंग के जो बाउंड्रीज. विजडम और नॉलेज में बहुत बड़ा अंतर है. नॉलेज इज मोर ब्रूट फोर्स और एड्रेनलिन. नॉलेज इज मोर ग्रीड.
और आपको accumulate करना है. Wisdom is आपके पास जो knowledge है उसको कैसे synthesize करना है, apply करना है. How do we add nuances and layers? For let's say बच्चों के लिए अपने बोलते हैं झूठ कभी मत बोलो. But in practical life, is it possible? तो knowledge is झूठ मत बोलो. Wisdom is कहां पर कितना बोलना है, कैसे बोलना है, किसके साथ क्या बोलना है और क्या व्यवहार से बोलना है. Yeah. What's your favorite quote that always keeps you motivated in your life? There are multiple, What but is I'll, one? it's not the big who eat the small, but fast who eat the slow. Wow. Yeah. So deep. You know, I'd read something similar that people with half the IQ will outperform you because they are double your consistency. I'll second that and add to it, and it's there in some video on YouTube that I recently did. Some of the smartest people, the most, I would say, intellectually achievers, still are not where the others are because somewhere somebody had the gut and the action to do it when you just analyzed and paralyzed. Right. And Jeff Bezos also in his book called Invent and Wonder has written that look for results. People who have created results, delivered results, not just walked. And obviously there's a role of destiny and luck, and I will never undermine the role of the blessings of elders and luck and destiny. One more, I think, just to second that, I think there's a similar quote again, like the most important skill to have today is to reduce the gap between idea and execution. So if you are able to reduce the gap between idea and execution, you're at it. Yeah, execution इस country में बड़ी company बनाना, या I'll take example pointed to you to get a few lakh followers. I don't think so. You understand what achievement you're sitting on top of. इस country में इतनी complex country जहाँ हर 1000 किलोमीटर पे देश चेंज हो जाता है, उसमें अगर आपके पास viewers, audience and people are coming and talking to you, and likewise anybody creating a brand which crosses 100 crores, या कि कोई entrepreneur जिसने एक company create की जिसका 50 करोड़ का profit है, 100 करोड़ का profit है, आप इंडिया के टॉप 1% में हो. यहां से रुको मत. Right. मैं एक हिंदी में कोट देता हूं जो मूवी बागी में था. सुबह उठोगे, अगर आप शेर हो तो भागना है क्योंकि खाने के लिए, पकड़ के खाना है, और अगर आप हिरण हो तो भी भागना है बचने के लिए. आप कुछ भी हो, भागते रहो और भागना ही पड़ेगा. Wow, क्या बात है. मोटिवेशन ब्लास्टर, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर डूइंग दिस. बहुत बहुत मजा आया, बहुत मोटिवेशन मिला आपसे, बहुत सीखने मिला. एंड वी हैव स्पोकन अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट फ्रॉम फाइनेंस टू पर्सनल हैबिट्स टू रीडिंग, किंडल एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. आई एम श्योर एवरीवन इज गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ वैल्यू एंड विश यू द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स. थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर डूइंग दिस. Thank you, Kushal. You are blessed to be in the right age in the right country, doing a fantastic thing. Don't stop. I challenge you. Think bigger. Get even Modi ji on your thing. Get Elon Musk, or even better entrepreneurs. Right. Now is the time for you to take the leap. Correct. To get people that even you probably thought impossible a few years back. Right. Thank you so much. I think even I'm charged up and आज से reach out चालू कर लेंगे हमको. Thank you so much once again. Thank you, Kushal. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो I'll request you to share it with all your friends and subscribe to our channel so that we can give you more value additive content in the shortest amount of time. हमको ये बताइए कि आपको कौन से kind of guest चाहिए, हमको ये बताइए कि कौन से questions मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से questions मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज़्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक so that we can improve and come up with better quality content.